हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस पोयम ऑड टू ऑटम के बारे में। फ्रेंड्स, ये पोयम इतनी फेमस है कि बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबस में इसको देखा जा सकता है। तो चलिए पोयम को शुरू करने से पहले पोयम के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स ने इस पोयम को 19 सितंबर 1819 में लिखा था और 1820 में जॉन कीट्स ने इसको अपने एक पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश भी कराया था। ऑड टू ऑटम इस पोइट्री कलेक्शन का लास्ट वर्क है और इस कलेक्शन को 1819 ओड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पोयम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं। हर स्टैंजा की एक राइम स्कीम है AB AB CD ED CCE और पोयम की थीम है डेथ एंड ब्यूटी। जबकि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन पोएट ने अपनी इस पोयम में बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनों थीम का जिक्र किया है। तो चलिए पोएट के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जान लेते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 रोम, पैपल स्टेट्स में हुई थी। मृत्यु के वक्त इनकी उम्र 25 ईयर्स ओल्ड थी और मृत्यु का कारण ट्यूबरक्लोसिस था। ऑक्यूपेशन से जॉन कीट्स एक पोएट थे और उस वक्त लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिसिज्म का चल रहा था। इनके कुछ फेमस वर्क हैं ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू ग्रेशियन अर्न, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग चैपमैन्स होमर एक्सेट्रा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और जैसा कि हम जानते हैं कि पोएम का टाइटल है ऑड टू ऑटम। तो पोएम एक ऑड है। ऑड क्या होता है? ऑड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें पोएट किसी थिंग, आइडिया और पर्सन की प्रशंसा करता है, यानी उसको ग्लोरीफाई करता है। तो इस पोएम में पोएट ने ऑटम के सीजन को ग्लोरीफाई किया है, उसकी प्रशंसा की है। ज़्यादातर पोएम्स स्प्रिंग के सीज़न पर लिखी जाती हैं, लेकिन जॉन कीट्स ने ऑटम के सीज़न की प्रशंसा की है। तो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही अच्छी पोएम है। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, close bosom friend of the maturing sun. Mists means धुंध या कोहरा, mellow means पका हुआ। सीजन ऑफ मिस्ट्स यानी ये जो ऑटम का सीजन है, ये धुंध से भरा हुआ सीजन है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस और पके हुए फलों का सीजन है। यानी पोएट कहते हैं कि ये जो ऑटम का सीजन है, ये कोहरे से, धुंध से भरा हुआ है और पके हुए फलों का सीजन है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। बॉसम फ्रेंड्स मीन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी ये जो ऑटम का सीजन है, ये मैच्योरिंग सन का बेस्ट फ्रेंड है। मैच्योरिंग सन यानी ग्रोइंग सन। कंस्पायरिंग विद हिम how to load and bless with fruit the vines that round the thatched eaves run. Conspiring means होता है योजना बनाना, यानी प्लानिंग करना। अब ये दोनों जो फ्रेंड हैं, ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि किस तरह से लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए। विद फ्रूट द वाइन्स, वाइन्स मीन्स बेलें, बेलों को फलों से किस तरह से लोड किया जाए, उनको ब्लेस किया जाए। दैट राउंड द थैट्स ईव्स रन। थैट्स ईव्स मीन्स झोपड़े पर जो छप्पर बने होते हैं, उन पर जो बेलें गोल गोल फैली हुई हैं, उनको किस तरह से फलों से लोड किया जाए, ये दोनों फ्रेंड ये योजना बना रहे हैं।
To bend with apples the most cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core. Most means काई. मोस्ट कॉटेज ट्रीज यानी काई लगे हुए कॉटेज के पास जो ट्रीज हैं उन पर किस तरह से एप्पल्स को लोड कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल्स को लोड कर दिया जाए कि वो ट्रीज बेंड हो जाएं यानी कि झुक जाएं. एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर. और किस तरह से फलों को पकाया जाए, कहाँ तक, कोर तक. कोर तक का मतलब गहराई तक, अंदर तक. टू स्वेल द गॉड. गॉड मीन्स होता है कद्दू. कद्दू को किस तरह से फुलाया जाए. एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कैरनल. हेजल एक तरह का फल होता है, तो किस तरह से हेजल के शेल्स को पकाया जाए, प्लम्प किया जाए विद स्वीट कैरनल, उसमें मीठी गिरी को भरकर. कैरनल मीन्स गिरी. अखरोट के अंदर जो गिरी होती है उसी तरह से हेजल के फ्रूट में भी गिरी होती है. टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर. बडिंग मीन्स कलियां, और कलियों को किस तरह से ज़्यादा खिलाया जाए. लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जो कि बाद में फूल बन जाएंगी. किनके लिए, बीज के लिए यानी मधुमक्खियों के लिए, कि मधुमक्खियाँ उन पर आएंगी, बैठेंगी और उसमें से हनी को सक करेंगी. अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज. और जब तक वो उन्हें सक करेंगी, जब तक ये ना मान लें कि जो ऑटम के वार्म डेज हैं, गर्म दिन हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हनी को सक करेंगी और फिर ये मान लेंगी कि जो ये ऑटम के गर्म दिन हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर समर हैज़ ओवरवेल्म्ड देयर क्लैमी सेल्स. सेल्स यहाँ पर बीहाइव में जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं उनको बोला गया है. क्लैमी मीन्स होता है स्टिकी यानी चिपचिपा. ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है ओवरलोडेड. तो जब समर का सीज़न आएगा तो जो बीज होंगी, मधुमक्खियाँ होंगी, उनका जो बीहाइव होगा वो हनी से इतना ओवरलोडेड हो जाएगा कि वो चिपचिपा सा लगने लगेगा. उनका बीहाइव एकदम स्टिकी नज़र आएगा और मधुमक्खियाँ ये मान लेंगी कि ये जो ऑटम के सीज़न के वार्म डेज हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. आई होप ये स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं. इस स्टैंजा में ऑटम के सीज़न को पोएट ने एक सुंदर महिला माना है और ऑटम के सीज़न को पर्सोनिफाइड किया है और डायरेक्ट उस महिला से बात की है, डायरेक्ट ऑटम के सीज़न से बात की है और कहा है, Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. पोएट कहते हैं Who hath not seen thee. दी का मतलब है यू, यानी तुमको किसने नहीं देखा है. ऑफ्ट amid thy store. स्टोर मीन्स जहाँ पर अनाज को रखा जाता है. स्टोर फॉर कीपिंग ग्रेन्स, अनाज को रखने का स्टोर यानी भंडार गृह. तो ऐसे भंडार गृह के बीच में तुमको किसने नहीं देखा है, ऐसे स्टोर के बीच में तुमको किसने नहीं देखा है. समटाइम्स whoever seeks abroad may find. कभी कभार जो लोग अब्रॉड जाते हैं वो भी तुम्हें देख पाते हैं. Thee sitting careless on a granary floor. दी माने यू यानी तुमको, सिटिंग केयरलेस, केयरलेसली बैठे हुए, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर. कहाँ पर, ग्रेनरी फ्लोर पर. ग्रेनरी फ्लोर यानी कि फील्ड ऑफ ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स की फील्ड पर, अनाज के मैदानों में तुमको केयरलेसली बैठे हुए अब्रॉड जाने वाले लोगों ने भी कभी कभार देखा है. द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग विंड. बिनोइंग विंड एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें अनाज से उनके छिलकों को अलग किया जाता है. अनाज को पहले कूट दिया जाता है, कूटने के बाद मशीन में डाला जाता है, मशीन में से एक हवा निकलती है जिससे छिलके अलग हो जाते हैं और अनाज अलग हो जाता है. तो उस विनोइंग विंड में तुम्हारे हेयर्स को ऊपर उठते हुए किसने नहीं देखा है. और ऑन अ हाफ रिब्ड फ्रो साउंड असलीप. फ्रो मीन्स होता है
जब खेत जोता जाता है तो एक लंबी सी लाइन बन जाती है। तो ये जो खेत जोता हुआ है ये हाफ रिप्ड फ्रो है, यानी कि आधा जोता हुआ खेत है। तो पोएट कहते हैं कि तुमको वहाँ पर आधे जुते हुए खेत में सोते हुए भी देखा गया है। ड्रॉस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और ऐसा लगता है मानो तुमने पॉपीज को की खुशबू को सूंघ लिया है। पॉपीज इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर और उसकी खुशबू से नशा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो तुमने पॉपीज़ के फ्लावर्स को सूंघ लिया है और उसके नशे से तुमको झपकी लग गई है। While thy hook spares the next sweat and all its twinned flowers, और इस दौरान दाई हुक यानी तुम्हारे उस हुक ने, हुक एक तरह का औजार होता है जिससे घास काटी जाती है, उस हुक ने स्पेयर्स यानी कि छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है द नेक्स्ट स्वेथ, अगली क्रॉप को, नेक्स्ट क्रॉप को उसने छोड़ दिया है और उसके सभी जो झुके हुए फ्लावर्स हैं, मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं, उनको भी छोड़ दिया है। क्योंकि तुमको झपकी लग गई है, इससे तुम्हारा वो जो हुक है, तुम्हारा जो औजार है, उसने नेक्स्ट क्रॉप को और उनके फ्लावर्स को छोड़ दिया है, यानी वो अभी कटे नहीं हैं। And sometime like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, और कभी कभी तुमको ग्लीनर के रूप में भी देखा गया है। ग्लीनर मीन्स जो अनाज कट जाता है तो उसको बीनने वाले लोग जो होते हैं उनको ग्लीनर कहा जाता है। तो पोएट कहते हैं कि तुमको कभी कभी ग्लीनर के रूप में भी देखा गया है। दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, तुम लगातार अपना काम करती हो। स्टडी मीन्स रेगुलरली, और काम क्या है, दाई लेडन हेड, कि अनाज को काट कर अपने हेड पर, सर पर रखती हो। लेडन हेड माने लोडेड हेड, यानी सर पर अनाज रखकर अक्रॉस अ ब्रूक, नदी को, छोटी नदी को पार करती हो। ब्रूक मीन्स छोटी नदी। तो कभी कभी तुमको ग्लीनर की तरह भी देखा गया है जो कि लगातार कटी हुई फसल को अपने सर पर रखकर एक छोटी नदी को पार करती है। और बाय अ साइडर प्रेस with patience look thou watchest the last oozings hours by hours, और कई बार तुमको साइडर प्रेस के पास भी देखा गया है। साइडर प्रेस मीन्स जो जूस निकालने वाली मशीन होती है, एप्पल जूस निकालने वाली एक मशीन होती है, उसके पास भी तुमको बड़े ही पेशेंस के साथ तुम उसको देखती हो। दाउ वाचेस्ट यानी वॉच करती हो, देखती हो। दाउ माने यू। द लास्ट ओजिंग्स यानी लास्ट ड्रॉप ऑफ द जूस, आखिरी बूंद भी टपकती हुई तुम घंटों बड़े ही पेशेंस के साथ देखती रहती हो। आई होप ये स्टेंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में पोएट स्प्रिंग के सॉन्ग्स की बात करता है और कहता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, कि स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ हैं, वे हैं कहाँ। थिंक नॉट ऑफ देम, अब ऑटम के सीजन से कहता है कि तुम उसके बारे में मत सोचो। थिंक नॉट ऑफ देम। दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, दाउ मीन्स यू, यानी तुम्हारा तो अपना ही म्यूजिक है। वाइल वार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे and touch the stubble plains with rosy hue, जब बार्ड मीन्स भटकते हुए, क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे यानी ढलता हुआ दिन, ब्लूम मीन्स चमकना, यानी जो भटकते हुए जो बादल होते हैं वो चमकते हैं किस वक्त, जबकि दिन खत्म हो रहा होता है, उनको सन की रोशनी पड़ रही होती है जिससे वो चमक रहे होते हैं। उस वक्त क्या होता है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, स्टबल प्लेन्स यानी वो जो फसल जब काट ली जाती है तब डंठल बच जाते हैं, तो उस प्लेन्स को कहा गया है स्टबल प्लेन्स। तो उस वक्त जो रोशनी टच करती है उस प्लेन को विद रोजी ह्यू, ह्यू मीन्स कलर, तो ऐसा लगता है मानो गुलाबी छाया सब में पड़ गई है,
यानी वो जो रोशनी है उससे एकदम गुलाबी छाया उन स्टबल प्लेन्स पर पड़ती है। Then in a wailful choir the small nets mourn among the river shallows। तब क्या होता है कि वेलफुल क्वायर यानी कि वेलफुल मीन्स होता है पेनफुल आवाज़ में स्मॉल नट्स मॉर्न। नेट्स क्या होते हैं? नेट्स एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, बिल्कुल मच्छर की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं? मौन करते हैं, यानी कि बिलाप करते हैं, रोते हैं। अमंग द रिवर शैलोज यानी कि जो रिवर के किनारे पानी के अंदर से पेड़ निकल आते हैं उनके ऊपर बैठकर, यानी कि ये जो नेट्स हैं ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये इन पेड़ों के बीच में बैठे हुए हैं और वहाँ से आवाज़ निकाल रहे हैं और उनकी आवाज़ दर्द भरी आवाज़ है। Borne aloft or sinking as the light wind lifts or dies। और उनकी जो आवाज़ है वो कैसी हो रही है? कभी तो एकदम ऊंची उठती है, बॉर्न अलोफ्ट यानी ऊंची उठती है, और सिंकिंग और कभी कभी सिंक हो जाती है यानी नीचे हो जाती है। यानी उनकी जो आवाज़ है तो कभी तेज़ होती है और कभी कम हो जाती है। एज द लाइट विंड लिफ्ट्स और डाइस, जैसे कि हल्की सी हवा कभी ऊपर उठ रही है और कभी नीचे उठ रही है। लिफ्ट्स और डाइस यानी कि हवा कभी ऊपर उठती है और नीचे उठती है, उसी तरह से उन स्मॉल नट्स की जो आवाज़ है वो कभी ऊपर उठ रही है और कभी नीचे आ रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। और जो लैम्प्स हैं, लैम्प्स यानी मेमने, तो फुल ग्रोन लैम्प्स जो हैं बहुत ज़ोर से लाउडली ब्लीट कर रहे हैं। ब्लीट माने मिमियाना, उनकी आवाज़ निकाल रहे हैं। कहाँ से? पहाड़ियों से। पहाड़ियों से मेमनों के बच्चों की भी आवाज़ आ रही है। हेड्स क्रिकेट सिंग। हेड्स क्रिकेट क्या होते हैं? बाड़ों पर बैठने वाले ये भी एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि गाना गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन क्रॉफ्ट यानी गार्डन फॉर्म। ट्रबल सॉफ्ट यानी सॉफ्टी, एक रेड ब्रेस्ट का एक पक्षी है, वो क्या कर रहा है? बड़ी ही धीमे स्वर में विसल कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है एक छोटे से गार्डन से। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। और जो इकट्ठे हुए, गैदरिंग स्वेलोज मीन्स एक स्वेलो जो होता है एक तरह का पक्षी होता है, ये भी सारे शाम के वक्त सब इकट्ठे हो गए हैं, गैदर हो गए हैं और सारे चहचहाते हुए, ट्विटर करते हुए आसमान में जा रहे हैं। यानी ये सभी तुम्हारे संगीत हैं। ये जो आवाज़ें हैं, चाहे वो नेट्स की है या फिर लैम्प की हैं या क्रिकेट की हैं, ये सभी तुम्हारे संगीत हैं। आई होप आपको पोयम पसंद आई होगी। यदि पोयम पसंद आई है तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जो भी पोयम आप पढ़ना चाहते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, वो भी मैसेज आप ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और पोयम को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।